दोस्तों को मेरा सलाम पहुँचे। मैं हूँ वाहिद नसीम। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यू। और पिछले प्रोग्राम में जो चीज़ें छूट गई थी हम उन्हीं को कंटिन्यू करेंगे। वही कि यूरोपियन यूनियन के इंडस्ट्री प्रमुख, इंडस्ट्री कमिश्नर का ये कहना कि हमें अब अपनी अर्थव्यवस्थाओं को युद्धपेश कर देना चाहिए। हमें अब अपनी इकोनॉमिकल जो पॉलिसीज़ हैं उनको चेंज कर देना चाहिए। यानी कि हमें अब युद्ध से पैसा कमाना चाहिए और हमें युद्ध यानी एक लंबे दुनिया को युद्ध में झोंकने की इरादे और तैयारी और प्लानिंग जारी है। पिछले प्रोग्राम में हमने जिक्र किया था कि चाइना और रशिया और भारत के विदेश मंत्रियों की अगले कुछ दिनों में मीटिंग होने वाली है। फिर हमने ये भी जिक्र किया था पिछले प्रोग्राम में कि G20 का क्या रहा। तो हम सिलसिलेवार आज थोड़ा सा इनमें तफसीली बात करते हैं। G20 में तमाम तर कोशिशें की गई थी भारत को घेरने की और भारत को रूस के खिलाफ बयान पर राजी करने की, यूक्रेन के लिए समर्थन जुटाकर एक जॉइंट डिक्लेरेशन भारत की ज़मीन से G20 के बहाने एक डिक्लेरेशन लेटर जारी करने की। इसका मकसद साफ था कि रूस के और भारत के बीच में एक फ्रिक्शन पैदा किया जाए, जिससे रूस नाराज़ होगा, जिससे चीन नाराज़ होगा। और ऐसी सिचुएशन में जो वो चाहते हैं कि अगर एक कड़ी यानी एक कदम पीछे हटे, एक कदम बैक आए तो फिर अगला काम आसान हो जाएगा। चूँकि बहुत वाज़ेह हम बात कर चुके हैं कि इस खित्ते में युद्ध का रुख करना, ये इलाका जो 40% GDP 40% आर्थिक शेयर को कंट्रोल करता है, लीड करता है, इस खित्ते को युद्ध में तबाह किया जा चुके कर्ज किया जा सके। क्योंकि यूरोपियन यूनियन ऑलमोस्ट जो है वो अफ्रीका से सफाई के नज़दीक आ चुके हैं। चीन और रशिया इसका तहैया कर चुके हैं, वो अब उनसे बैकआउट करा देंगे। इस इलाके में जो हम एशिया की बात कर रहे हैं, इस इलाके में जो अमेरिका और यूरोप की पकड़ है, जो एक गुंडागर्दी अमेरिका की सिंगल पोलर के तौर पर थी, सिंगल पावर के तौर पर जो उन्होंने दिखाकर उल्टे सीधे समझौते कराए थे, इसको कायम रखने के लिए इस इलाके को एक बार फिर टकराव की तरफ ले जाकर अपने ही कंट्रोल में बनाए रखने की साजिश के तहत की गई कवायद को G20 में इम्प्लीमेंट करने की तमाम तर कोशिशें की गई, मगर सब असफल रही। ये भारतीय विदेश मंत्री का भी कहना है कि सबको किसी एक बात पर सहमत नहीं किया जा सका, मतलब कंप्लीटली जो है ये विफल रही। इससे पहले जब वित्त मंत्रियों की मीटिंग थी G20 के तहत ही, वो भी विफल रही थी। और अब जो जियोपॉलिटिक्स को लेकर कल और आज भी जो चल रही है, इसमें कोई बड़ी पेशरफ्त की उम्मीद नहीं की जा सकती। मगर एक बड़ी पेशरफ्त की बात यहाँ पर क्या है? बड़ी पेशरफ्त की बात यह है कि रशिया, भारत और चाइना, शायद भारत और चाइना के बीच की बर्फ पिघल रही है, जिसमें रशिया एक बड़े रोल की प्ले करने की तैयारी कर रहा है। और अगर ये विदेश मंत्रियों की मीटिंग होती है तो इसके बाद ब्रिक्स है जो एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म बन सकता है, इसकी तरफ शायद चाइना, रशिया भारत को लेकर आगे बढ़ने की तमाम कोशिशें करेंगे। ब्रिक्स के साथ शंघाई सहयोग संगठन में भी भारत का एक अहम किरदार हो सकता है, ये भी पूरी कोशिश की जाएगी। चूँकि चीफ प्रोडक्शन, सस्ती प्रोडक्शन को लेकर भारत भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। ताइवान, इंडोनेशिया, मलेशिया सभी जगह पर जो है वो कहीं पर इलेक्ट्रॉनिक, कहीं चिप प्रोडक्शन, कहीं फूड प्रोडक्शन, तो कहीं पर अलग अलग चीज़ें जो हैं हर देश में हो रही हैं। छोटे मोटे इंडस्ट्री के काम भी हो रहे हैं, बड़े बड़े प्लांट भी लगाए जा रहे हैं। कुल मिलाकर अगले 100 साल के लिए जो आकलन का किया जा सकता है, उसमें ये इलाका अगर आर्थिक लीड करने जा रहा है तो इस सिचुएशन में इसको ख़त्म करना, डिस्ट्रॉय करने के 2 पॉइंट हैं, जिसमें चीन और भारत एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं, जिसे अमेरिका और वो लोग जिनकी चर्चा मैं पिछले एपिसोड में कर चुका हूँ, वो तमाम तर कवायद है। उसी के तहत BBC ने अपना एक्ट शुरू किया है, उसी के तहत ब्रिटेन अपना थ्रेट कर रहा है, उसी के तहत ब्लिंकन ने अपनी बातें की हैं। यहाँ तमाम और इससे आगे की जाएगी। मेरे ख्याल से हो सकता है कि अगर ये सिचुएशन बनी रही और बैक द डोर कोई बात अगर तय नहीं हुई है तो पश्चिमी जगत और भारत पर प्रेशर बनाने की कोशिश करेगा, जिससे भारत को थोड़ा सा बैकआउट किया जा सके।
भारत के सामने भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, जिसका रास्ता चाइना और रशिया को निकालना होगा। अगर जो ट्रेड डेफिसिट है, जो ट्रेड डेफिसिट आप जानते हैं किसे कहते हैं, मतलब हम किसी देश के साथ हम कितना इंपोर्ट करते हैं, कितना एक्सपोर्ट करते हैं। अगर हम उनको माल 100 रुपये का भेज रहे हैं और मंगा 200 रुपये का रहे हैं, तो 100 रुपये का हमारा ट्रेड डेफिसिट हो रहा है। यानी ये अलग से जो 100 रुपये हैं हमें किसी दूसरे तीसरे देश या अपनी संपत्ति बेचकर रिकवर करने पड़ेंगे, ताकि हम उस व्यापार घाटे को, यानी उस करेंसी एक्सचेंज के जो डिफरेंस है उसको किसी तरीके से पूरा किया जा सके। इसमें यूरोप और अमेरिका और गल्फ के कई देशों से हमारा एक अच्छा खासा किरदार है। उस किरदार को ख़त्म करना भी आसान नहीं है। अगर इस तरह का मौका रशिया और चाइना मुहैया कराते हैं तो शायद भारत के लिए आसान होगा कि वो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन का मोह छोड़कर अपने आप को पोजीशन जो है वो शिफ्ट करते हुए मुस्तहकम करे और एक पुख्ता प्लानिंग करे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने मजबूरी होगी कि वो यूरोप को और अमेरिका को भी साथे रखे और रूस और चीन के साथ भी बना रहे। अब ये बनने की इजाज़त रशिया, चाइना और वेस्टर्न जगत देगा या नहीं देगा, या कितनी देगा, ये आने वाला वक्त तय करेगा। क्योंकि वार ख़त्म नहीं हुआ है, वार स्टार्ट नाउ। तो ये स्टार्ट हुआ है, लंबा चलने की संभावना है। इसकी वजह मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से यूरोप में मंथन हुआ, ब्रिटेन में जब ये बाकायदा तय किया गया, और ये जो मैंने कहा इंडस्ट्री, यूरोपियन यूनियन के इंडस्ट्री कमिश्नर की तरफ से जो कुछ कहा गया कि हमें युद्ध बेस अर्थव्यवस्था में तब्दील अपने इकोनॉमिक मॉडल को करना चाहिए, तो ये एक बड़ी ख़तरनाक बात ये है कि उसका इस बात के इन लफ्ज़ों का कहने का अर्थ ये है कि अब हमें मान लेना चाहिए कि हम गुड्स बाज़ार में, यानी जो सामान हम बनाते हैं, टीवी, फ्रिज, ये इंसानी ज़रूरत की तमाम चीज़ें, उनको बेचकर उनको और दूसरे देशों पर अपनी दादागिरी दिखाकर कंट्रोल करके अपनी अर्थव्यवस्था को अब नहीं चला सकते। इसलिए अपने ही लोगों में रोजगार देने का तरीका, यानी अपनी पूरी की पूरी जनता को और अपनी उद्योग को और अपने बैंकों को, बैंक जो है वो वार के सामान बनाने के लिए फाइनेंस करें, इस इंडस्ट्री में आए, लोग इस तरह की इंडस्ट्री में इन्वॉल्वमेंट हो, फाइनेंस दें और इन्वेस्टमेंट करें। दूसरा, लोग उद्योगों को बढ़ावा दें, प्रोडक्शन बढ़ाएं, यानी हम तमाम हथियार बनाकर ही अपनी रोजी रोटी को उस पर तब्दील कर दें। हम ऑयल इकोनॉमी या गोल्ड इकोनॉमी से निकलकर वेपन इकोनॉमी में कन्वर्ट अपने आप को कर दें। मुझे लगता है कि मानवता के लिए इतने खतरनाक और तबाही के सामान बनाने को, जो रोजी रोटी, यानी अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है, इकोनॉमी का मतलब होता है रोजी रोटी, यानी जिसे वो रोजी रोटी बनाना चाहते हैं वो इंसानी लाशें हैं। वो इंसानी लाशों को बिछाने के लिए, इंसान को तबाह करने के लिए, दुनिया को ख़त्म करने के लिए अपनी प्लानिंग की तैयारी कर रहे हैं। तो इसका मतलब ब्रिटेन जैसा ये देश और इसके थिंक टैंक और इसके पीछे बैठे हुए वो परिवार, वो जो इस निज़ाम को चलाते हैं, वो सब इस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं कि दुनिया अगले 10-5 साल, कम से कम 10 ईयर्स का जो ये वक्त है, ये एक युद्ध में 2030 तक वो दुनिया को पूरी तरह युद्ध में धकेलें, युद्ध से पैसा कमाएं और दुनिया को डिस्ट्रॉय कर दें। और पिछली प्रोग्राम का जो मकसद है, यानी दुनिया को शॉर्ट भी कर दें, कम भी कर दें, और फिर एक ख़ास किस्म का राज जो है दुनिया में लाया जाए और फिर हुकूमत की जाए। ये ऐसा शैतानी सपना है, मुझे नहीं लगता ये पूरा होगा। मुझे नहीं लगता कि लोगों को अभी समझ आ रहा है, मगर कुछ दिनों में बहुत समझ आना शुरू हो जाएगा। ये चर्चाएं अगर माउथ पब्लिसिटी के तौर पर अपनी महफिलों में इस चर्चा को आवाम दुनिया शुरू करे, अगर किसी को मौका मिले तो अपनी अपनी भाषाओं में ट्रांसलेट करके ये सब बातें कही जाए, लोगों को समझाई जाए, तो शैतानों का खेल कुछ कम हो सकता है, बैरियर लग सकता है। क्योंकि गडरियों के पीछे से भेड़ों का हटाना बहुत ज़रूरी है। यकीन मानिए, मैं अपने रब की कसम खाता हूँ, यकीन मानिए कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि तुम मेरी तारीफ करो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि तुम मेरा कोई काम करो या मुझे सुनो या मेरे पीछे चलो। मैं गडरिया नहीं हूँ, ना मुझे गडरिया बनना है। तल्ख बातें करता हूँ इसलिए कि आप लोगों को किसी तरीके से ये बेदार होने का वक्त आ जाए और आपको बेदार होने का मौका मिल जाए कि आप गडरियों को पहचानें। इस वक्त पिछले 1 साल के अंदर
टोटल सिर्फ पाकिस्तान को मैं एक किसी निजी दुश्मनी या दोस्ती में नहीं कह रहा हूं। दरअसल एक पूरे खेल का जिसकी मैं चर्चा करते आया हूं, एक प्रधानमंत्री जो डेमोक्रेटिकली चुना गया उसको उठाकर एक इशारे पर फेंक देना, फिर उसको गोली चलाना, उस पर एक एक्स प्राइम मिनिस्टर पर सरेआम पब्लिक के बीच में गोली चलाना और गोली चलाने वाले को जमानत दे देना, और उस जिस पर गोली चलाई गई प्रधानमंत्री वर्ल्ड लीडर, वर्ल्ड प्लेयर, दुनिया में सब जानते हैं, उसके नाम पर मुकदमा तक अदालतों में दर्ज नहीं होना। उसके बाद जो 6% की जीडीपी से तरक्की कर रहा हुआ देश हो, वो भिखारी भीख मांगने कटोरा तक लेके आ जाने पर आमादा हो जाना, और बाद में उनके आर्मी चीफ का अपने साफियों, अपने पत्रकारों को बार बार ये कहना और ये कहते रहना 5-7 साल, उसके बाद खुलकर अब सामने आना कि इजराइल को तस्लीम किया जाए, उनसे हमें बड़े फायदे होंगे। ये इस तरह की जो गडरियों की चाल है, गडरियों का जो खेल है, वो गडरियों का जो खेल है वो किस तरीके से, माफ कीजिएगा, गडरिया किसी जाति को लेकर मैं नहीं कह रहा हूं। दरअसल जो एक शफड़ जो जो डार चुगाता है, वो जो गाय की, भैंस की, भेड़ों की, कोई भी एक जो कोई भी हो सकता है, मैं मेरी नॉलेज में सिर्फ एक शब्द है गडरिया, जिसे मैं कहता हूं कि वो जो उनको पालता है उसको गडरिया कहा जाता है। हो सकता है कोई और भी नाम हो, मगर ये इसको इतना ही लीजिएगा, इससे ज़्यादा मत लीजिएगा। मैं यहाँ दोस्तों ये कहना चाहता हूँ कि ये गडरियों से तुम्हें हटाने या अलर्ट करने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के तमाम गडरिए एक्सपोज हो चुके हैं, और गडरियों की अपनी कोई औकात नहीं होती। वो सिर्फ या तो धमकी से डर के अपने पजामे गीले करते हैं, या फिर पैसे खाकर, वो पैसे कौन से होते हैं, यानी इंसानी लहू से कमाई गई, इंसानी लहू को बेचकर, उनकी लाशों को बेचकर कमाई गई दौलत जो होती है, वो उसकी रोटी खाते हैं। इन गडरियों को तुम अल्लाह वाले, इन गडरियों को तुम भगवान वाले, इन गडरियों को तुम गॉड वाले समझते हो। किसने तुम्हारी अकल खराब कर दी है? किसने तुम्हारी अकल खराब कर दी है? जो खुदा से डरते हैं वो किसी से नहीं डरते, जो किसी से डरते हैं वो खुदा से नहीं डरते। ये समझ लेना। यहां आगे बढ़ते हैं। मेरा माफ करना कोई स्पिरिचुअल या धार्मिक मकसद नहीं है ये बात कहने का। ये बात कहने का मकसद ये है कि किसी तरह इस खूबसूरत दुनिया को बचाया जाए, एक दिए से अगला दिया जलाया जाए, बेदारी फैलाई जाए, चीजों को समझा जाए। मेरा कोई कंपटीशन किसी से नहीं है, हो ही नहीं सकता। मैं जो बातें आपसे करता हूं, जो गुफ्तगू आपके साथ शेयर करता हूं, जो फिक्र मुझे लगी रहती है या मैं बात करता हूं, उसका एक अलग दुनिया है, एक अलग मकसद है, एक अलग सिर्फ आपके लिए काम करना, सिर्फ दुनिया के लिए, आपका मतलब दुनिया के लिए काम करना। खूबसूरत मेरी जो मैं किताब पढ़ता हूँ, उस किताब में वाज़ेह है कि ज़मीन में सुधार पैदा करो, बिगाड़ करने वालों से मैं सख्त मुखालफत और सख्त नाराज़गी मेरे अंदर होती है। मैं उस किताब पर बिलीव करता हूँ। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि दुनिया को हमें खूबसूरत बनाए रखने के लिए, बेवजह इंसानों की ज़िंदगी जाने से बचाए रखने के लिए, ये तमाम कॉन्स्पिरेंसी, मैं जानता हूं कि मैं बिल्कुल एक अलग अंदाज में आपसे बात करता हूं, ना मैं किसी रूल रेगुलेशन को फॉलो करता हूं, ना मैं किसी ट्रेडिशन को फॉलो करता हूं, ना मैं अरे भाई मैं वो हो ही नहीं ना, उनमें से कोई भी नहीं हूं, तो मैं किस चीज़ को फॉलो करूंगा? कुछ भी नहीं, बस आपके बीच आता हूं, अपनी बात कहता हूं। जो मालूमात तस्दीक शुदा मुझ तक पहुंचती है वही आप तक पहुंचाता हूं। जो प्लानिंग तस्दीक शुदा मेरे पास पहुंचती है वही आप तक पहुंचाता हूं। कुल मिला के स्थिति बड़ी खराब होने की संभावना है, क्योंकि ये बात कुछ इस तरह आप और समझ लें कि ये गडरियों का खेल चलता रहेगा। अमेरिका किसी भी सूरत में रशिया को खत्म करना चाहता है। रशिया खत्म नहीं होगा तो चीन और भारत भी खत्म नहीं होंगे। सबसे बड़ा उनकी
धार्मिक, उनकी आस्था, उनकी सोच और वो पिन पॉइंट जिसे वो हासिल करना चाहते हैं, उसका सबसे बड़ा रोड़ा रूस है। फिलहाल मैं रूस कहूं या पुतिन कहूं, एक ही बात है। हो सकता है कि कोई कभी वहां सत्ता परिवर्तन हो जाए, चीजें हो जाएं। एक बात और बताते चलूं, पिछले दिनों की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बाइडेन को कैंसर पाया गया था, वो कैंसर सेल निकाले गए हैं उसके। ये बात आपको मीडिया ने नहीं बताई, आपको गडरियों ने नहीं बताई होगी, इसको चर्चा भी नहीं की होगी। जो सचमुच बूढ़ा जो चलते चलते गिर पड़ता है, अपने ही बगीचे में रास्ता भूल जाता है, सीढ़ियों से लुढ़क जाता है, वो इस उम्र में उसे ना नाम की जरूरत है, उपराष्ट्रपति रहा है, ना उसे कीमतों की जरूरत है, उसे जानता है वो कितने दिन का मेहमान है। उसके पीछे उसकी सोच में भरा गया धार्मिक रंग ही होगा जो अब भी वो दुनिया को फना होते हुए देखना चाहता है। मगर ऊपर वाले का अपना एक खेल है, उसने सबको अपने अपने हिसाब से अकल बांटी है। पूरी अकल लगाकर, पूरा इनका थिंक टैंक, पूरी सोच, सब कुछ प्लान करके ये पोलैंड जाता है और पोलैंड से चला जाता है कीव। कीव जाने से, कीव जाना इसकी कितनी बड़ी गलती थी, या पूरे थिंक टैंक की, इन सब की कितनी बड़ी गलती थी, शायद इनको अंदाजा नहीं। गलतियां जब ऊपर वाले को कुछ बचाना या चलाना होता है तो वो ऐसे ही होता है, ऐसी चीजें बदल जाती हैं। जब ये कीव पहुंचता है तो प्रेजेंट करने की कोशिश की जाती है कि बड़ी बहादुरी, बड़ा ये बड़ा वो। पहली बात, ये ट्रेन से जाता है, जो भी इसने ड्रामेबाजी की उसका कोई मायने नहीं। मायने सिर्फ इतने हैं कि जिन रशियंस को पिछले उनके दानिश्वरों ने, उनके लेखकों ने, उनके अपने लोगों ने, उनकी यूनिवर्सिटीज ने, उन एनालिस्ट ने जो समझाया था कि पश्चिमी जगत की वो ताकतें जो हमें ख़त्म करना चाहती हैं, क्योंकि हम वेस्टर्न चर्च को मानते हैं, अगर मानते हैं ज़्यादातर लोग, और अगर मानते हैं, नहीं मानते तो बिल्कुल नहीं मानते, और दोनों सूरत हाल में हम पूंजीवाद के खिलाफ हैं। हर चीज़ पर हर इंसान का हक है और इंसानियत बची रहनी चाहिए, इसके लिए काम करते हैं। जबकि वेस्टर्न वर्ल्ड यानी ब्रिटेन और अमेरिका अपने यहाँ डेमोक्रेटिक छलावा दिखाते हैं और एक काले इंसान की गर्दन पर पैर रखकर मार देते हैं। इनके लिए ब्लैक लाइफ कोई मैटर नहीं रखती, बल्कि इन सब को भेड़ समझते हैं, जो मैं बात कर चुका हूँ। हम लोगों की लाइफ भी इनके लिए कोई मैटर नहीं करती। बात बड़ी सीधी सी है कि उन्हें हमारा मांस, वूल, गोश्त, यही सब चाहिए होता है। वो अपनी, उनकी छोटी सी कम्युनिटी है, उनका मानना, वो जो टीम है वो ये मानती है कि हम नबियों की औलाद से, प्रॉफिट्स की औलाद में से हैं, कोई हमारा कन्वर्ट नहीं हो सकता। असल में असल हम हैं, किसी को कन्वर्जन में बुलाकर कह सकते हैं, मगर वो असल नहीं होंगे, क्योंकि असल तो ये अपने चचेरे भाइयों को भी नहीं मानते हैं, यानी कन्वर्ट नहीं हो सकते। वो जितने हैं उतने ही रहेंगे और उतनों को ही राज करना है। दुनिया उन्हें ख़त्म करने के ख्वाब वो अपने लेके चलते हैं, जो कि दुनिया बनाने वाला कोई और है, पैदा करने वाला कोई और है। इनकी क्या औकात है। ये पहले भी इनमें से 70,000 लोग जब मर गए थे, तो वो ताकत है जो 70,000 मरोगों को जिंदा जिसने किया था। उस घाटी में से आज भी स्मेल आती है। कुछ लोग, अगर आप लोगों को एक बात बताता चलूं, कुछ लोग इनमें से होते हैं, जब आप इनके नज़दीक जाते हैं तो इनमें से इनकी स्किन डेड होती है, इनमें मुर्दार जैसी स्मेल होती है। ये उस डीएनए, उस नस्ल के लोग हैं जिनको दोबारा जिंदा किया था ऊपर वाले ने। आप माने ना माने ये अलग बात है, छोड़िएगा, इसमें बहस में नहीं जाता। कोई माने ही मेरी बात को, या सुने या समझे ही, ये ज़रूरी नहीं है, ये एक अलग मैटर है, इसको छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। ये लोग, रशियन लोग समझ चुके हैं पूरी तरह से कि दरअसल पश्चिमी जगत के लोग एक एक रशियन को ख़त्म करना चाहते हैं, उनको बिल्कुल मिट्टी में मिलाना चाहते हैं। इसीलिए अपनी बिरादरी के आदमी को यूक्रेन में प्लांट किया, यानी एक एक यूक्रेनी भाग खड़ा हुआ, मार दिए गए, मजबूर करके ज़बरदस्ती उन गन पॉइंट पर उनको लड़ने के लिए युद्ध में भेजा जा रहा है, जो बेचारे लड़ भी नहीं पा रहे हैं। अब वैगनर के लड़ाके कहने लगे हैं कि अब हमको भी तरस आता है ऐसे लोगों को मारना, जिनके बेचारों के जो है हथियार भी ठीक से नहीं चला पा रहे हैं, चीज़ें भी नहीं कर पा रहे हैं, घरों में आके छुपे हैं, इलाकों में आके छुपे हैं, गोरिल्ला अटैक वो कर पा रहे हैं। मगर उनको ख़तरा ये है कि अपनी बिरादरी का लादा हुआ ये इंसान जो उन्होंने, जिसकी तारीफ वे करवाना चाहते हैं,
करवाना करते घूम रहे हैं, वो आदमी जो एक मिशन के तहत प्लांट किया गया था, उस आदमी को इन इंसानों से कोई मोहब्बत नहीं है। अगर ये वापस जाते हैं तो वो लोग इनको गोली मार देते हैं। तो अब यूक्रेनियन के पास में या तो वो रूस की गोले के आगे मरे, यूक्रेनियन या बेचारा जो है वो रशियन फौजों के हाथों मारा जाए, या फिर वो जेलेंस्की की गोली से मारा जाए। जेलेंस्की यूक्रेन का प्राइम मिनिस्टर नहीं है, बल्कि ये उनका एक एजेंट है। जो लोग दुनिया को फना कर रहे हैं, जो यूक्रेन में रूस के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, ये वॉर यूक्रेन और रशिया की नहीं है। ये बात एक एक रशियन समझ गया है, एक एक दानिशवर समझ गया है। ये यूक्रेन जो है अमेरिका, ब्रिटेन और रशिया की है, वेस्टर्न जगत और रशिया की है। अब अगर ये यहाँ से हारते हैं तो इनके पास इज्जत बचाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि यूक्रेनी हार चुके हैं, हारना चाहते हैं। अगर ये बचना चाहते हैं तो इनके पास एक ही तरीका है कि किसी तरह या तो चीन के साथ किसी को लड़ाकर एक और मोर्चा खोल दें, या ईरान पर हमले करवा के एक और मोर्चा खोल दें, या फिर जो है ये सीधे रूस पर हमला कर दें। ये तीनों कदम उठाने में मार खाएंगे, बच नहीं पाएंगे। जो मिसकैलकुलेशन 200 साल बाद की है, उन्होंने इस सन में उसको कर रखा है। इसलिए अफवाह फैलाकर या गलत फहमी में की गई कैलकुलेशन का नतीजा इनको भुगतना पड़ेगा। स्थितियां बहुत ख़तरनाक तरीके से जा रही हैं। इस बात को तमाम लोगों देखिए, हमारे ये चैनल भी आप देखते रहिए, इसमें आपको खबरें मिलती हैं, खबरों की तरह की मिलती हैं। मैं दरअसल जब आपके पास आता हूं तो ख़ास गुफ्तगू करने ही आता हूं, आगे पीछे की बातें करने आता हूं, तमाम तर अफवाहों पर एक नज़र डालता हूं, दुनिया में क्या चल रही है उनको किसी तरीके से जो ज़्यादा ख़तरनाक है उसमें आप न फंसें, उन पहलुओं पर डिस्कस करने की कोशिश करता हूं। आप मेरी इन तमाम बातों को अनरिलेवेंट न समझें। जो भी बातें मैं कर रहा हूं, कहीं ना कहीं किसी न किसी का जवाब दे रहा हूं। हो सकता है वो सवाल आप तक ना पहुंचा हो सकता है ये जवाब उन तक ना पहुंचा हो, तो मगर कुल मिलाकर ये सारे सवाल जवाब कहीं ना कहीं किसी न किसी को पहुंच रहे हैं। और ये सवाल जवाब जो है ज़रूरी है डिस्कशन में आना, और फिर इसका दिए से दिए को चलाना। तो दोस्तों, फिलहाल एक स्थिति और जो है हम नज़र बनाए रखेंगे, क्योंकि भारत और चीन और रूस के विदेश मंत्री अगले कुछ दिनों में उनकी मुलाकात, मीटिंग होगी। शायद ये मामला सॉल्यूशन की तरफ जाए। एक नज़र हम बना रखी है हमने अपने पड़ोस में पाकिस्तान की भी। आने वाले हफ्ता 10 दिन बड़े क्रूशियल हैं। वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया इलेक्शन के लिए, मगर वहाँ के सत्ताधारी जो लोग हैं, जो अमेरिका के इशारे पर ही काम करते हैं, हुक्म पर ही काम करते हैं, नाचते हैं, वो किसी तरीके से अभी मामला ख़राब कर सकते हैं। अभी भी वहाँ पर कुछ नहीं कहा जा सकता कि वहाँ मार्शल लॉ लगेगी, इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, मगर एक नज़र आप भी बनाए रखें, हम भी बनाए रखेंगे। बहरहाल पड़ोस है, उनकी तमाम भलाई बुराई एक अलग बात है, मगर जो है, जो सच है वो तो हम कहेंगे, मगर नज़र बनाए रखना ज़रूरी है। क्योंकि पड़ोसी के घर में आग लगती है तो थोड़ी बहुत गर्माहट अपने इलाकों में भी आती है, अपने घरों की दीवार भी गर्म होती है। तो बहरहाल अपने घरों पे पानी रखें, पानी डाल के रखें, ठंडा रखें। और आखिरी में इस एपिसोड में, चूँकि कल संडे है, मैं कोई प्रोग्राम नहीं करूँगा, तो आपको ये बताता चलूँ कि आप लोगों से भी गुजारिश कर रहा हूँ, जो काम आप लोग मजबूरी में हाँ या ना में आपको करना पड़ रहा है, इसे अगर अपनी खुशी से करोगे तो पत्नी व्रता कहलाओगे, वरना आज से तकरीबन 11 साल पहले मैंने इशारे किए थे। फिर 2015 में मैंने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें रशिया की तरफ से कहा गया था कि कोई एक ऐसी औरत की तरह बिहेव कर रहा है कि वो अपने पति का फैसला नहीं कर पा रहा है। एक ऐसी नखरे वाली औरत का शब्द इस्तेमाल किया गया था। मैं जानता हूं नखरा खत्म हो चुका है, भरम बना हुआ है। नखरा भी खत्म करें, भरम भी खत्म करें, अपनी पॉलिसीज को स्पष्ट करें। जो लोग आप सुन रहे हैं, आपको कह रहा हूं, नाव 2, 3, 4 हम माझियों का बेवकूफ़ बना सकते हैं चंद दिनों के लिए। आखिरकार जब इतनी नावों पे प्यार होते हैं, टांग और पजामा उसी का फटता है। पजामा बचाइए, हालात बचाइए, सुधर जाइए, घर भी अपना ठीक रखिए आप सब लोग।
और मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।